ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में आप लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो संस्थान है, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका सिविल सर्विस का हो, स्टेट पीसीएस का हो, या फिर आपके वनडे एग्जाम हो, इनके कम से कम 3 से 4 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिएगा। और जब उठाकर आप लोग देखेंगे ना, तब आपको मालूम चलेगा कि इस तरह के संस्थान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि देख लेंगे और ILO की संरचना देख लेंगे, इसके क्या काम है, क्या लक्ष्य है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक के बारे में जान लेंगे, और कार्य के मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की क्या घोषणा है उसे भी देख लेंगे। ILO के मुख्य कन्वेंशन कौन कौन से हैं उन्हें भी देखेंगे। भारत और ILO के बारे में बात करेंगे। ILO में व्यापार संगठन की चर्चा होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ILO के पर्यवेक्षी भूमिका, शिकायतें, ILO का ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। कहाँ? ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड। यही आप देखेंगे, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी पृष्ठभूमि की बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो आप देखेंगे कि 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक समृद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र से समृद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया था। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ILO का मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ILO आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, उसी का शॉर्ट नाम है एक तरह से। अगर हम लोग इसकी स्थापना और उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रम अधिकारों को बढ़ावा देता है। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। किसे? ILO को। विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने हेतु, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर, अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, इसके लिए इसे क्या मिल चुका है? पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल का शांति नोबेल पुरस्कार 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ने निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामंदी के दौरान आप देखेंगे, इस दौरान श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करना, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, पोलैंड में सॉलिडरिटी व्यापार संगठन की स्थापना, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद पर विजय। वर्तमान में यही एक न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु नैतिक एवं लाभदायक ढांचे के निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। और ILO का आधार त्रिपक्षीय सिद्धांत है। ILO का आधार त्रिपक्षीय सिद्धांत है, अर्थात संगठन के भीतर आप देखें आयोजित वार्ताएं सरकारों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा सदस्य राष्ट्रों के नियोक्ताओं के मध्य होती है। इसमें अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना की बात करें तो ILO 3 मुख्य निकायों, सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है। इसमें आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हो गया, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों एवं ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। यह प्रतिवर्ष जेनेवा में आयोजित किया जाता है। इसे प्रायः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में संदर्भित किया जाता है। सामाजिक एवं श्रम संबंधी प्रश्नों पर चर्चा के लिए भी यह एक प्रमुख मंच है। इसके अगर शासी निकाय की बात करें तो यह ILO की कार्यकारी परिषद है और प्रतिवर्ष जेनेवा में इसकी 3 बैठकें आयोजित की जाती है। यह ILO के नीतिगत निर्णयों का निर्धारण एवं कार्यक्रम तथा बजट तय करता है, जिन्हें बाद में स्वीकृति हेतु सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। संचालन निकाय एवं श्रम संगठन के कार्यालय के कार्यों में
त्रिपक्षीय समितियों द्वारा सहायता की जाती है जो कि प्रमुख उद्योगों को कवर करती है। और व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रबंधन, विकास, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक संबंध, श्रमिकों की शिक्षा तथा महिलाओं और युवा श्रमिकों की विशेष समस्याओं जैसे मामलों पर विशेषज्ञों की समितियों द्वारा भी इसे समर्थन प्राप्त होता है। और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय है। यह आईएलओ की संपूर्ण गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु है और जिसे संचालन निकाय की समीक्षा और महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। विशेष रुचि के मामलों की जांच हेतु समय समय पर आईएलओ सदस्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय बैठकें संबंधित क्षेत्रों के लिए आयोजित भी की जाती है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के कार्यों की बात करें तो आप देखिए, सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करने हेतु तो निर्देशित समन्वित नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना, अभिसमयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना तथा उनके क्रियान्वयन को नियंत्रित करना, सामाजिक और श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना, मानवाधिकारों, काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बलाश्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा आदि का संरक्षण करना और सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर कार्यों का अनुसंधान तथा प्रकाशन करना इसके कार्यों में शामिल है। किसके? आईएलओ के। अगर देखिए आईएलओ की अगर हम लोग लक्ष्य की बात करें, आईएलओ के लक्ष्य देखें तो आप देखेंगे कि कार्य के मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना एक इसका आईएलओ का लक्ष्य है। सब कार्य सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना, त्रिपक्षीय और सामाजिक संवाद को मजबूत करना भी इसका काम है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक की बात करें तो आईएलओ विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करता है जिनकी सदस्य राष्ट्रों द्वारा पुष्टि की जाती है। ये गैर बाध्यकारी होते हैं। आईएलओ में सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के समूहों के इनपुट के साथ कन्वेंशन तैयार किए जाते हैं और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाया जाता है। और आईएलओ कन्वेंशन अभिसमय की पुष्टि करने हेतु तो एक सदस्य राष्ट्र को इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार करता है। कई देश अपने राष्ट्रीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप तैयार करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में इन कन्वेंशनों और अभिसमयों का उपयोग भी करते हैं। अगर हम लोग इसके सब्र कार्य का एजेंडा देखें तो आईएलओ का एक प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संवाद, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के तहत सभी को सब्र कार्य प्रदान करना है। विकास भागीदारों के समर्थन द्वारा आईएलओ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में 100 से अधिक देशों को तकनीकी सहायता प्रदान भी करता है। अगर देखिए इसके कार्य के मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो घोषणा है उसे देखें तो इसे वर्ष 1998 में अपनाया गया था। घोषणा में सदस्य राष्ट्रों को 4 श्रेणियों में विभक्त 8 मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को मान्यता देने एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, जहां उन्होंने प्रासंगिक कन्वेंशनों की पुष्टि की है अथवा नहीं। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये जान लीजिए। पहली आप देखिए संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, एक कन्वेंशन 87 और 98। बलाश्रम या फिर अनिवार्य श्रम का उन्मूलन, कन्वेंशन संख्या 29, संख्या 100 एवं संख्या 105। बाल श्रम का उन्मूलन, कन्वेंशन संख्या 138 एवं संख्या 182। ये जरूर याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है डायरेक्ट ही। रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी भेदभाव का उन्मूलन, कन्वेंशन संख्या 100 एवं संख्या 111। अगर आईएलओ के मुख्य कन्वेंशन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के मुख्य कन्वेंशन में 8 मौलिक कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार फ्रेमवर्क का एक अभिन्न हिस्सा है और उनका अनुसमर्थन सदस्य राष्ट्रों के मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। कुल 135 सदस्य राष्ट्रों ने सभी 8 मौलिक सम्मेलनों की पुष्टि की है। दुर्भाग्य से उच्चतम जनसंख्या वाले विश्व के 48 सदस्य राष्ट्रों द्वारा 183 सदस्य राज्यों में से एक तो आप देखेंगे अब तो 187 सदस्य हो गया इसके, याद रखिएगा। आईएलओ के वर्तमान में 187 देश सदस्य हैं। आगे बढ़ते रहते हैं तो देखते रहा करिएगा कि कब क्या हो रहा है। सभी 8 कन्वेंशन की पुष्टि करना अभी शेष है। और आईएलओ के मुख्य 8 कन्वेंशन देखें तो आप देखिए बलात्श्रम पर कन्वेंशन संख्या 29 की बात हो रही है। बलात्श्रम का उन्मूलन पर कन्वेंशन संख्या 105,
समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन संख्या 100, भेदभाव रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन संख्या 111, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन संख्या 138, बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन संख्या 182, संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन संख्या 87, संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर कन्वेंशन संख्या 98 आपको देखने को मिलेगी। सभी क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण और आजीविका के लिए वैश्विक आर्थिक एवं अन्य चुनौतियों का सामना करने हेतु 8 कन्वेंशनों को एक साथ लाना वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिक हो गया है। वास्तव में ये मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, सभी को सुरक्षा प्रदान करने एवं एक वैश्विक तंत्र में सामाजिक न्याय की आवश्यकता को साधने हेतु व्यापक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये पूर्ण रूप से आप देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और स्थानीय समुदायों के मुख्य स्रोत भी है। अगर हम लोग ILO को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य भी है। भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। ILO और इसके भागीदारों के मध्य परस्पर विश्वास एवं सम्मान इसके अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में स्थापित है और यह निरंतर संस्थागत क्षमताओं के निर्माण एवं भागीदारों की क्षमताओं को मजबूत करने का आधार है। भारत ने 8 प्रमुख मौलिक ILO कन्वेंशनों में से 6 की पुष्टि की है। ये कन्वेंशन निम्नलिखित है। कौन कौन से? आप देखिए, बलात् श्रम पर कन्वेंशन संख्या 29, बलात् श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन संख्या 105, समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन 100, कौन सी? 100। और आप देखेंगे इसमें भेदभाव रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन संख्या 111, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन संख्या 135, बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन संख्या 182 शामिल है। भारत ने 2 प्रमुख मौलिक कन्वेंशनों अर्थात संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन 1948 में संख्या 87 और संगठित होने तथा सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन 1949 में संख्या 98 की पुष्टि नहीं की है। और ILO की कन्वेंशन संख्या 87 और 98 की पुष्टि नहीं होने का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं और इन कन्वेंशनों की पुष्टि करने हेतु भारत को सरकारी कर्मचारी को कुछ ऐसे अधिकार देने होंगे जो वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध है, अर्थात हड़ताल करने का अधिकार, सरकारी नीतियों की स्पष्ट रूप से आलोचना करना, वित्तीय योगदान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करना और विदेशी संगठनों में स्वतंत्र रूप से शामिल होना आदि शामिल है। अगर हम लोग ILO में व्यापार संगठन की बात करें तो व्यापार संगठन ILO की विकासशील नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और श्रमिक समूहों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों द्वारा किया जाता है। सचिवालय में श्रमिक गतिविधियों ब्यूरो स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यापारिक संगठनों को मजबूत करने के लिए समर्पित है ताकि वे श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों का बेहतर बचाव कर सकें। अगर ILO की पर्यवेक्षी भूमिका की बात करें तो ILO सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित ILO कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। इसे निम्न माध्यम से किया जाता है: कन्वेंशनों और सिफारिशों को लागू करने संबंधी विशेषज्ञों की समिति द्वारा, कन्वेंशनों एवं सिफारिशों को लागू करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की त्रिपक्षीय समिति द्वारा, सदस्य राष्ट्रों को भी उन कन्वेंशनों के कार्यान्वयन की प्रगति पर रिपोर्ट भेजना आवश्यक होता है जिसकी उन्होंने पुष्टि की है। इसमें अगर हम लोग शिकायतें देखें तो ILO अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है। हालांकि यह सरकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ भी इस आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है कि उन्होंने उन ILO कन्वेंशनों का अनुपालन नहीं किया है जिनकी उन्होंने पुष्टि की है। शिकायत किसी ऐसे सदस्य राष्ट्र द्वारा की जा सकती है जिसने उसी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की हो या अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अथवा ILO के संचालन निकाय की एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। एक आप देखिए ILO का ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क, तो आप देखिए ILO के ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क का गठन ILO फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव में दूसरे चरणों को चिन्हित करता है और इसकी सह अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लाफवेन द्वारा की गई थी। आयोग एक मानव केंद्रित एजेंडे हेतु रूपरेखा तैयार करता है जो लोगों की क्षमताओं, संस्थानों और सतत कार्यों में निवेश करने पर आधारित है। इसने फ्यूचर ऑफ वर्क का गहन परीक्षण किया है जो 21वीं सदी में सामाजिक न्याय के वितरण के लिए विश्लेषणात्मक आधार प्रदान कर सकता है। यह नई तकनीक, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है एवं श्रम की दुनिया में पैदा होने वाले व्यवधानों पर एक सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान भी करता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी आएगी, क्योंकि पुरानी कुशलताएं आप विचलित हो जाएंगी। इसके प्रमुख सुझाव भी हैं। इसमें कहा गया कि एक सार्वभौमिक श्रम गारंटी जो श्रमिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, आजीविका हेतु एक पर्याप्त पारिश्रमिक कार्य का नियत समय तथा सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना करती है, और जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जो लोगों की जरूरतों का समर्थन करे। आजीवन सीखने के लिए एक सार्वभौमिक अधिकार जो लोगों को कौशल प्रदान करे और कौशल का नवीकरण करे एवं कौशल विकास हेतु सक्षम बनाएगा। और डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्मों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली सहित सभ्य कार्य को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी परिवर्तन का प्रबंधन, देखभाल, हरित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में अधिक से अधिक निवेश, लैंगिक समानता हेतु एक परिवर्तनकारी एवं मापने योग्य एजेंडा, दीर्घावधि निवेश को बढ़ावा देने हेतु व्यापार प्रोत्साहन को नया रूप देना। ये सब सुझाव है इसके। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी होती है ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप जवाब जरूर दे पाएंगे इस क्लास को देखने के बाद।